गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मध्य एशिया एवं भारत, सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। और टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी एडी के बीच में, यानी कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से ईसा के प्रथम शताब्दी से तक का काल। हम जानते हैं कि मौर्य के पश्चात अखंड भारत अब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। मौर्यों के बाद शुंग, कर्ण, ये डायनेस्टियां मगध के छोटे राज्य के रूप में शासन करने लगे थे। मध्य भारत में सातवाहन आ गए थे, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम में सिकंदर के परवर्ती शासन कर रहे थे। माने भारतीय सीमा के बाहर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिकंदर के परवर्ती क्षेत्र राजा शासन कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही कमजोर थे। इनका शासन मध्य एशिया में था। वहां पर बैक्ट्रिया के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र था। प्राचीन काल में मध्य एशिया बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो पाते हैं कि यह हिंदू कुश पर्वत के उत्तर का क्षेत्र था। ये हिंदू कुश पर्वत के उत्तर का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में इसके तियानशान माउंटेन रेंज से, यानी तियानशान माउंटेन रेंज के दक्षिण पश्चिम में यह क्षेत्र इंक्लूड हो रहा था। ऑक्सस नदी इस क्षेत्र के समीप से गुजर रही थी। पामीर के पठार का पश्चिमी का क्षेत्र, तियानमेन का दक्षिण पश्चिमी का क्षेत्र और आमू दरिया, जिसे ऑक्सस नदी कहते हैं, और इस क्षेत्र से होकर के पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। यह अगर आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो यह क्षेत्र ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, इस क्षेत्र में यह सेंट्रल एशिया यानी बैक्ट्रिया का क्षेत्र कहलाता था। इस क्षेत्र में सिकंदर के बाद के शासक जो एंडो ग्रीक कहलाते थे वो शासन कर रहे थे। ग्रीक यानी कि यूनानी शासक, जिसको कालांतर हमने भारत में आने के बाद एंडो ग्रीक कहा, ये यूनानी शासक ऑक्सस नदी के दक्षिणी हिस्से में विशेष रूप से अपना प्रभाव बना रखे थे। धीरे धीरे ये यहां से ये नीचे की ओर आने लगे और भारत की ओर बढ़ने लगे। इसका कारण था कि अलेक्जेंडर के बाद यहाँ के शासन कमजोर होते गए और यहाँ पर अन्य जातियां कब्जा करने लगी। शकों ने, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, शकों ने इन्हें इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और
इस तरह अगर वाद्य करने के कारण इनके पास कोई चारा न रहा तो इसलिए भारत की ओर बढ़ने लगे। दूसरा, शी हुआंग-टी, जो चीन के राजा के रूप में जाना जाता है, जिसने क्वीन डायनेस्टी की स्थापना करने के पश्चात यहां पर शासन किया। उसने चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया, उसके काल में हुआ। और जब इस चाइना के पास चीन की दीवार का निर्माण हो गया तो ये इन्वेडर्स, जितने सेंट्रल एशिया के इन्वेडर्स थे, वो चीन में आक्रमण नहीं कर पा रहे थे, उधर नहीं जा रहे थे, तो मजबूरन उनके पास एक ही रास्ता था, और वह था कि इस रास्ते से लोगों आते हुए लोगों को, इस क्षेत्र से लोगों को हटा करके इधर की ओर आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर दिया। यहां पर शकों ने इंडो ग्रीक यानी कि भारतीय यूनानी लोग जो कालांतर निकल आए, जो उस दौरान में ग्रीक थे, उन लोगों को सिकंदर के बाद ग्रीक शासन कर रहे थे, उनको भारत की ओर आने के लिए बाध्य किया, और शकों के दबाव के कारण ये भारत में प्रवेश कर गए और वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर आकर के शासन की स्थापना कर ली। इसी सेकेंड सेंचुरी बीसी में ये इंडो ग्रीक रूल की स्थापना कर चुके थे यहाँ पर, और उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे राज्य बना करके इतना विशाल कर लिए कि अलेक्जेंडर के द्वारा उन विजित क्षेत्रों से भी इनका राज्य बड़ा हो गया। संभवतः ये इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए अवध के क्षेत्र अयोध्या पहुंच गए, और इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए वे मगध की जो राजधानी कभी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, वहां तक पहुंच गए। लेकिन वहां तक सिर्फ इनका विजय अभियान रहा था, वहां पर अधिकार नहीं हुआ था। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था मिनेंडर। हिंदी में इन्हें मिलिंद कहा गया है। मिनेंडर एक विद्वान शासक था, विद्वान था, और एक विजेता भी था। मिनेंडर को बौद्ध धर्म के प्रति आस्था बढ़ी थी, और इसका कारण था उस समय का बौद्ध विद्वान नागार्जुन, जिसे नागसेन कहा जाता है। नागसेन के साथ उसने प्रश्न और उत्तर का एक गोष्ठी हुआ, और प्रश्न और उत्तर का यह प्रक्रिया इतना सुंदर था कि प्रश्न करने वाला भी जब प्रश्न करता था तो उसका उत्तर भी प्रश्न के रूप में ही मिलता था। उदाहरण स्वरूप, आकाश का रंग कैसा है? तो उत्तर में कहे कि क्या आपको आकाश नीला नजर नहीं आता है? यानी कि प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न के रूप में ही था। तो इस प्रश्नोत्तर काल को बौद्ध दर्शन से जोड़ करके एक ग्रंथ लिखा गया, और यह बौद्ध धर्म से और बौद्ध दर्शन से ही संबंधित उसका प्रश्न उत्तर था। और इनको मिलिंद पन्यों, जो मिलिंद पन्यों के रूप में जाना जाता है, मिलिंद पन्यों में संकलित किया गया है। इस इंडो ग्रीक शासन का भारत में क्या महत्व है, इसकी अगर हम जानकारी जुटाते हैं तो पाते हैं कि अब तक मौर्य काल तक हमने
जो सिक्के देखे थे, जो प्रारंभिक सिक्के देखे थे, वो पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के होते थे, जिस पर सिर्फ चिन्ह होता था, कोई उसका निश्चित आकार नहीं होता था, सिर्फ एक निश्चित वजन होता था और कुछ चिन्ह अंकित किए जाते थे, जैसे पहाड़, मोर, नाव, सर्प या रस्सी, ऐसे कई चिन्ह जो पेड़, वृक्ष, इस तरह के अंकन होते थे। लेकिन पहली बार इंडो ग्रीक के आने से सोने के सिक्के जारी किए गए और एक निश्चित रूप के होते थे, गोल आकृति के होते थे। और भारत में सिक्कों का प्रचलन सही अर्थों में इंडो ग्रीक के आने के बाद। दूसरी महत्व की चीज थी यूनान से लाई गई एक कला, जिसे ग्रीक आर्ट कहते हैं, उसे हेलेनिस्टिक, चूंकि सेंट हेलेना में ये कला का जन्म हुआ था, इसे ये भारत में इसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया या इंडो ग्रीक आर्ट कहा गया है। कालांतर में यही कला गांधार कला के रूप में कुषाण काल में मशहूर हुई, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई और उस कला में बुद्ध की मूर्ति यूनानी की तरह नजर आती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे बाद शक भी भारत में आए। शकों का भारत में आगमन इस तरह से हुआ कि वो 5 शाखाओं में आए। ये इंडो ग्रीक के बाद में आए थे और इंडो ग्रीक के रूलों के यानी भारतीय यूनानी शासकों से ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में इन लोगों ने शासन किया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इनके 5 भागों में ये बट गए थे। पहला अफगानिस्तान के क्षेत्र में चला गया, दूसरा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चला गया, जहां पर तक्षशिला जो भारत के उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र का कभी हिस्सा था, जो इसकी राजधानी उन लोगों ने केंद्र तक्षशिला बनाया। तीसरा यमुना के किनारे, गंगा यमुना के पास में मथुरा के पास हम देखते हैं, ये मथुरा यमुना के पास, जब मथुरा में इन्होंने अपना एक केंद्र बनाया और करीब करीब 2 शताब्दियों तक यहाँ पर इन्होंने शासन किया। तीसरा पश्चिमी क्षेत्र में फैल गए थे। तो पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब का क्षेत्र जो कि ऊपर में कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र में तक्षशिला तक गया, तीसरा मथुरा तक, चौथा पश्चिमी भारत। ये प्रारंभ से लेकर 4वीं शताब्दी तक गए और 5वां दक्कन जो कि नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र कहा जाता है, या दक्षिण में इस क्षेत्र में ये चल इस एरिया, ये एरिया यहाँ पर तो यहाँ पर ये पहुंच गए और फिर धीरे धीरे ये 5 शाखाएं आपस में संयुक्त नहीं रही, अलग अलग शासन करती रही। यही उसी वक्त इनकी जो पश्चिमी शाखा थी और दक्कन की शाखा थी, जब इन्होंने मालवा पर, उज्जैन पर आक्रमण किया, तो तत्कालीन समय में वहां पर एक भारतीय शासक था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने शकों को बुरी तरह पराजित किया। यह उज्जैन का शासक ने जब पराजित किया तो उसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अपने एक उपाधि से यानी कि विरुद्ध से सम्मानित किया, adorned himself with the title of विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और विक्रमादित्य वैसे तो उन
राजाओं ने अपने आप को विभूषित किया इससे कि विजयी हुए हैं, विजेता के रूप में जाने गए हैं और एक अच्छे शासन किए हैं। भारत में देखा जाता है कि कुल 16 विक्रमादित्य थे, जिसमें मशहूर थे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जैसे कई राजा विक्रमादित्य हुए और सबसे मशहूर लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय है। और यह विक्रमादित्य जिसने शकों को पराजित किया, यह उज्जैन का शासक था और पश्चिमी क्षेत्र के शकों को इसने पराजित किया था। पश्चिमी क्षेत्र के शकों के महत्व इसलिए है कि इन्होंने वहां पर गुजरात के माध्यम से, गुजरात में समुद्र के माध्यम से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया और यहाँ पर इन लोगों ने भी, शकों ने भी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के को रिलीज किया, यानी कि चांदी के सिक्के का यहाँ पर प्रचलन हुआ। इनके एक प्रमुख राजा थे जिनका नाम था चष्टन, जो 78 से 130 के बीच में शासन किए थे और ये शासन एक आधार यहाँ पर बना। कालांतर में उसके बाद उसका पुत्र रुद्रदामन, जिसने इस क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में शासन किया था, रुद्रदामन, और पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया था, लेकिन इसकी राज्य सीमा नर्मदा घाटी में, मालवा में और काठियावाड़ तो था ही, इन तमाम क्षेत्रों में उसने शासन किया था। रुद्रदामन की विशेषता भारत के इतिहास में इसलिए है कि उसने जूनागढ़ नामक एक स्थान पर उस सुदर्शन झील, जिसके निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था, इससे नहरों निकालने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और रुद्रदामन ने जब झील टूट गया था, अतिवृष्टि के कारण झील का बांध टूट गया था, तो इसका मरम्मत करवाया था और यह मरम्मत अपने सभासदों के विरोध के बाद करवाया था, क्योंकि इतने मरम्मत करवाने में, इलाज करवाने में काफ़ी धन की खर्चा होती है, तो इसने अपने व्यक्तिगत धन से, अपने पॉकेट मनी से इसने इस झील का निर्माण करवाया था। इसलिए रुद्रदामन का विशेष रूप से नाम था, क्योंकि उसने यह कार्य जन कल्याण के लिए किया था। वह संस्कृत जो भारत की भाषा है, गिरवाण भारती जिसको कहते हैं, भारतीय भाषा है, उसका वो प्रेमी था। एक विदेशी होते हुए भारतीय जो साहित्य है, भारतीय साहित्य का प्रेमी था, क्योंकि जो जूनागढ़ अभिलेख है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे हम देखते हैं कि नहपान भी एक शासक था और उसने भी पश्चिमी भारत में शासन किया था। इस 119 से 125 ईस्वी के आसपास इसके अभिलेखों के मिलते हैं, चर्चा में मिलती है। इसके कई सिक्के जारी किए थे और इसके 1270 सिक्के, जो कि एक होड़ के रूप में थे, यानी निधि के रूप में थे, और जोगलथम्बी से जो प्राप्त हुए हैं, इनके सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन शासक था, जिसके काल में सातवाहन वंश का से पुनरुद्धार हुआ था, उसने इन सिक्कों को रीएस्टर करवाया था। जो पता लगता है कि नहपान के सिक्कों को रीएस्टर कराया, क्योंकि उस पर उसका नाम लिखा हुआ था और उसके चिन्ह अंकित थे। तो उसने नहपान के क्षेत्र पर निश्चित रूप से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपना अधिकार जमाया था, लेकिन ऐसा भी हमें जानकारी मिलती है कि नहपान के दामाद जो उसाव दत्त थे ने, उसने शकों के इस शाखा का क्षेत्र में विस्तार किया था और संभवतः यह विस्तार नासिक, पूना, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र और मालवा तक के क्षेत्र तक कर दिया था।
इसके बाद उनकी शक्ति कमजोर पड़ती गई और शकों का शासन धीरे धीरे लुप्त होने लगा। इसी समय में पर्थियन भी भारत आए थे। ये पर्थियन को पहलव कहा गया है, लेकिन इनको एक शकों के साथ जोड़ के शक पहलव की संज्ञा दी गई है। पर्थियंस को शक पहलव की संज्ञा दी गई है। कई संस्कृत साहित्यों में इनका वर्णन मिलता है। ये मूल रूप से ईरान के रहने वाले, ये सेंट्रल एशिया के नहीं रहने वाले, यानी कि ये पर्थियन या शक पहलव सेंट्रल एशिया के नाम पर के मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे और प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये भारत के आए थे और पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। लेकिन इनका क्षेत्र बहुत छोटा था। ये राजस्थान के इस क्षेत्र से लेकर के और इस क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसका एक मशहूर शासक हुआ गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस के काल में ही एक ईसाई संत भारत आए थे, इनका नाम था सेंट थॉमस था। और सेंट थॉमस के आने के कारण हम इसके काल में देखते हैं कि उस काल में ईसाई धर्म का भी भारत में प्रचार के लिए दूत आने शुरू हो गए थे। तो आज हम चूंकि इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमारा मेन चैप्टर जो पढ़ना है वह कुषाण वंश है और कनिष्क है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।